Hello students, I hope you all are fine. I am सुधांशु फ्रॉम टीम आशीष तिवारी। आप सभी का वेलकम करता हूं इस वीडियो में। हर बार की तरह इस बार भी हमारी टीम ने आपके लिए 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर फाइंड किए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरी वॉच करना है। एंड अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और चैप्टर्स के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत होती है। अगर आप ये सिंगल वीडियो ही देख लेते हो तो आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हो, क्योंकि इस सिंगल वीडियो में आपके कंप्लीट टॉपिक्स कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाता है। एंड अगर किसी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। पीडीएफ प्राइस ओनली आपका 30 रुपीज रहने वाला है। बहुत ही मामूली सा प्राइस है, कोई भी व्यू कर सकता है। स्टडी के लिए आप इतना तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। अदरवाइज अगर आपको पीडीएफ या नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। वीडियो लेक्चर आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज मैं आपको ह्यूमन लर्निंग, पोजीशनिंग एंड स्कूलिंग के 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है, अभिप्रेरणा का मानवतावादी उपागम व्यक्ति की जरूरतों और इच्छाओं को कैसे संबोधित करता है। इसको हमें उदाहरण के साथ बताना है। साथ ही हमसे पूछा गया है कि जो अभिप्रेरणा है उससे क्या आशय होता है। अभिप्रेरणा को डिफाइन कीजिए और उसको उदाहरणों की सहायता से बाह्य और आंतरिक अभिप्रेरणा के बीच जो अंतर है उनके अंतर के बारे में हमें बताना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। तो परिचय में हम आपका सबसे पहले अभिप्रेरणा के बारे में बता देंगे, आखिरकार अभिप्रेरणा क्या होता है। तो अभिप्रेरणा आप एक तरीके से कह सकते हो कि आपकी एक प्रकार की शक्ति या भावना है, जो अभिप्रेरणा होता है वो व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। एक तरीके से आप एक मोटिवेशन कह सकते हो, जो कि हमें किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण या उद्देश्य जरूर होता है। मान लीजिएगा हम पढ़ाई कर रहे हैं या हम स्टडी कर रहे हैं तो इसके पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि हम पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बन जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारा जीवन सुधर जाए। तो यही कारण जो आपका जो उद्देश्य होता है, यही कारण हमारी अभिप्रेरणा कहलाती है। तो जो आपको ये प्रेरणा होती है ये हमारे व्यवहार, सोच और कार्य को भी प्रभावित करती है। और ये आपको मानव के अंदर से पहले से भी हो सकती है या फिर वो किसी बाहरी कोई आपका कोई ऐसा या फिर ये आपका भारी भी हो सकता है। कोई आपका ऐसा कोई मान लीजिएगा आपके साथ कोई घटना ऐसी घटित हुई है, उससे आपका ये मन में आ गया कि मुझे अपनी लाइफ में ये जरूर करना है, वे जरूर करना है। तो ये आपकी जो प्रेरणा होती है ये आपकी दोनों तरीके से हो सकती है। साथ ही जो मानवतावादी उपागम है वो अभिप्रेरणा को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखता है, जहां व्यक्ति की जरूरतों और इच्छाओं को विशेष महत्व दिया जाता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लेंगे। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे कि मानवतावादी उपागम और व्यक्ति की जरूरतें। तो जो मानवतावादी उपागम है वो आपका एक उपागम होता है जिसमें जो उपागम होता है वो कहता है कि हर व्यक्ति के भीतर विकास करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने की एक प्राकृतिक चाह होती है। जैसे कि आप जानते हो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जो जीवन है वो अच्छे से अच्छा बने, मेरे पास अच्छा पैसा हो, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो। तो ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है। तो जो आपका ये दृष्टिकोण है ये कहता है कि व्यक्ति की प्रेरणा उसकी जरूरतों पर आधारित होती है जो एक क्रम में पूरी होती है। तो पहले वह अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करता है। मान लीजिएगा आप कभी आपकी नौकरी लग जाए तो आप अपनी पहले जो बुनियादी जरूरतें हैं, लाइक आपका जो भोजन हो गया या आपके जो पानी, नींद, सुरक्षा हो गई, उन सभी को पूरा करेगा। जब ये पूरी हो जाती है तो उसके बाद ही वो अपनी जो प्यार, संबंध, आत्मसम्मान है उन सभी की ओर बढ़ेगा। तो उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि एक छात्र होता है वो पहले ठीक से खाना, आराम और सुरक्षित माहौल चाहता है। उसके बाद ही जब उसको ये सब मिल जाता है तो वो आपका स्कूल में दोस्त बनाना चाहता है, शिक्षकों से साथ संबंध बनना चाहता है। तो ये सब होने के बाद ही वो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर सम्मान पाना चाहता है। तो अंत में वो आपका यही चाहता है कि कुछ बड़ा करने, अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और लक्ष्य को पाने की दिशा में आगे बढ़ता रहता है। तो इसी तरीके से जो आपका मानवतावादी उपागम है वे कहता है कि अगर व्यक्ति की किसी एक स्तर की जरूरतें अधूरी रह जाती है तो जो अगला पड़ाव होता है वो उस पर नहीं जा सकता। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए ये आपके एक चैन की तरीके से होती है कि पहले आपको इस बिंदु को कवर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सेकंड बिंदु पर जा सकते हो। इसलिए जो प्रेरणा का संबंध है वो व्यक्ति की इच्छाओं और जरूरतों की पूर्ति से जुड़ा होता है।
तो ये मैंने आपको मानवतावादी उपागम और व्यक्ति की जरूरतें बता दी। इसके बाद हम आपका देख लेते हैं जो आपके अभिप्रेरणा के प्रकार होते हैं। जो अभिप्रेरणा होती है आपकी वो दो प्रकार से प्रेरित होती है, एक आपका आंतरिक और दूसरी आपकी बाह्य अभिप्रेरणा। जो कि मैंने आपकी बता दी, जो आपकी आंतरिक होती है वो तो आपके अंदरी मन से खुद निकलती है कि मुझे ये अपनी लाइफ में ये चीज करनी है। और जो आपकी बाह्य अभिप्रेरणा होती है, एक तरीके से आप मान सकते हो वो आपका किसी घटना या किसी भी चीज से हुई है। मान लीजिएगा आपके जीवन में कोई घटना ऐसी घटित हुई है, उसके बाद से आपने सोच लिया कि मुझे जीवन में अपने लाइफ में ये चीज सक्सेस करनी है, ये चीज पानी है। तो जो व्यक्ति होता है वो किसी कार्य को करने के लिए दो तरह से प्रेरित होता है, या तो वो कार्य को उसे अंदर से अच्छा लगता है या फिर वो किसी भारी लाभ के कारण उसे करता है। तो इसको ही हम आपका आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपका आंतरिक अभिप्रेरणा देख लेते हैं। तो जो आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है ये व्यक्ति को किसी कार्य को अपने आनंद, रुचि या संतुष्टि के लिए इससे करता है। इसमें आपका कोई भी बाहरी नाम या दबाव नहीं होता है और ये आपका व्यक्ति के मन से आती है और लंबे समय तक ये टिकती है। मान लीजिएगा कोई बच्चा है तो वो पेंटिंग इसलिए करता है क्योंकि उसे अच्छा लगता है रंगों से खेलना और उसको पेंटिंग करना उसका एक इंटरेस्ट है। तो कोई दूसरा हम देख सकते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति किताबें इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे ज्ञान प्राप्त करना है, उसे उससे आनंद आता है। तो ये हमने आपका कुछ आंतरिक अभिप्रेरणा देख ली। इसके बाद हम आपका बाह्य अभिप्रेरणा देख लेते हैं। तो जो आपकी बाह्य अभिप्रेरणा होती है ये किसी इनाम, प्रशंसा, पैसा या दबाव के लिए होती है और ये आपकी बाहर से आती है और अक्सर परिणाम पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जो एक छात्र है वो इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे अच्छे अंक लाने हैं या इनाम मिलेगा। वो इसलिए नहीं पढ़ता कि उसको इसमें इंटरेस्ट है, वो इसलिए पढ़ता है ताकि उसे अच्छे अंक मिल सके और इनाम मिल सके। कोई कर्मचारी है वो इसलिए मेहनत कर रहा है क्योंकि उसे पदोन्नति चाहिए, उसे अपनी सैलरी बढ़ी हुई चाहिए। तो जो आपकी अभिप्रेरणा होती है ये आपके दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक, दूसरी बाह्य। तो ये दोनों ही अभिप्रेरणा मैंने आपको बता दी। अब इनके बीच में अंतर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपका देखेंगे प्रेरणा का स्रोत। तो आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्ति के मन से होती है और उसकी रुचि के अनुसार होती है, लेकिन जो आपकी बाह्य अभिप्रेरणा होती है वो भारी इनाम या दबाव के कारण होती है। उद्देश्य देख लेते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा का जो उद्देश्य होता है वो आत्म संदेश और आनंद होता है, लेकिन जो बाह्य अभिप्रेरणा का उद्देश्य होता है वो लाभ, पुरस्कार या मान्यता होती है। उदाहरण से आप देख सकते हैं जो आंतरिक अभिप्रेरणा में आप देख सकते हैं, मान लीजिएगा रुचि से खाना बनाना या गाना गाना। बाह्य अभिप्रेरणा में देख सकते हैं इनाम के लिए प्रतियोगिता जीतना। स्थायित्व देख सकते हैं, जो आपके आंतरिक अभिप्रेरणा होती है अधिक स्थायी होती है और जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है अल्पकालिक हो सकती है, क्योंकि जब वो आप जिस उद्देश्य के लिए काम करते हो वो आपको प्राप्त हो जाती है तो बाह्य अभिप्रेरणा खत्म हो जाती है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। तो निष्कर्ष में हम आपका ये लिखेंगे जो आपका अभिप्रेरणा है ये आपका जीवन का एक अहम हिस्सा माना जाती है, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही जो आपका मानवतावादी उपागम है वो व्यक्ति की प्रेरणा उसकी जरूरतों और आत्म विकास की यात्रा से जुड़ी होती है। और जो अभिप्रेरणा होती है वह आपकी दो प्रकार की होती है, एक आपकी बाह्य अभिप्रेरणा, दूसरी आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा अपनी रुचि अपने मन से होती है और जो बाह्य अभिप्रेरणा होता है वो किसी बाहरी लाभ के लिए होती है। तो अगर हमें आपको खुद को अच्छे से बेहतर तरीके से जानना है तो हमें इन दोनों पहलुओं को ही समझना पड़ेगा, और जो दूसरों का है उसको भी हम प्रेरित कर सकते हैं। तो यही समझ हमारी शिक्षा, कामकाज और जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी साबित हो सकती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। छोटा सा निष्कर्ष लिखने के बाद देन आपका आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मुख्य अवस्थाओं पर चर्चा करें। यथोचित उदाहरणों की सहायता से हमें जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसको बताना है। साथ ही जो पियाजे द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरण है उसको हमें बताना है, उसकी विशेषताओं को बताना है, और इसमें हमें जो उसके सिद्धांत की सीमाएं है उसका बारे में भी हमें आपका बताना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। तो परिचय में हम आपका ये लिखेंगे जो संज्ञानात्मक विकास के जो भी जनक माने जाते हैं, जो भी इस सिद्धांत के जनक माने जाते हैं वो आपके जीन पियाजे जी माने जाते हैं, जो कि एक प्रसिद्ध स्विस मनोवैज्ञानिक थे। तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ उन्होंने ये बताया सोचने, समझने, तर्क करने और सीखने की मानसिक क्षमता का क्रमिक विकास को ही हम आपका एक तरीके से संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तो पियाजे कहते हैं कि बच्चा जन्म से ही सक्रिय रूप से अपने वातावरण के साथ जुड़ा होता है और अनुभव के माध्यम से ही वह सीखता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो विकास है वो एक निश्चित क्रम में 4 चरणों से होकर गुजरता है। तो उन चरणों को देख लेते हैं, साथ ही उनकी कुछ विशेषताएं भी देख लेते हैं। तो उन जो चरणों में आता है वो आपका सबसे पहले जो चरण आता है वो आपका संवेदनात्मक प्रक्रियात्मक अवस्था आता है, जो कि आपका
जन्म से लगभग 2 वर्ष तक रहता है। इसकी मुख्य विशेषता होती है कि इसमें जो बच्चे की जो समझ होता है उसको उसको इंद्रियों, मान लीजिएगा देखना, सुनना, छूना या कोई भी गतिविधि होगा, हिलना, पकड़ना, तो इनके जरिए ही वो विकसित होता है। और जो आपका ये चरण होता है इसमें वस्तु स्थायित्व सिखाता है, यानी इसमें पता चलता है बच्चे के कोई वस्तु उसके सामने हट जाने पर अस्तित्व में रहती है। इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं, मान लीजिएगा कोई खिलौना है, वो बच्चे के सामने से छुपा दिया जाता है तो शुरू में वह उसे भूल जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वह उसे ढूंढने लगता है क्योंकि वह यह समझने लगता है कि वस्तु अभी भी मौजूद है। तो ये हमने आपका संवेदनात्मक प्रक्रियात्मक अवस्था बता दी। सेकंड जो आपकी चरण आता है वो आपका आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का। तो ये आपका लगभग 2 से 7 वर्ष की आयु तक चलता है। इसकी मुख्य विशेषता यही होती है कि इसमें बच्चा भाषा को सीखता है और प्रतीकों का जो प्रतीक होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, उनका प्रयोग भी करने लगता है। और इसमें उसके सोचने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से एक केंद्रित होती है, यानी बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से ही सोचता है। वो तरीके विश्लेषणात्मक सोच नहीं कर पाता, बल्कि दृश्य के आधार पर ही निष्कर्ष निकाल लेता है। उदाहरण के लिए मान लीजिएगा आप एक ही मात्रा का पानी 2 अलग अलग आकार के गिलासों में डाला जाए तो बच्चा सोचेगा कि लंबे गिलास में पानी ज्यादा है, भले ही दोनों में समान मात्रा हो। तो ये आपका दूसरा चरण होगा। तीसरा चरण जो आपका आता है वो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आता है। तो इसमें जो आयु सीमा होती है वो 7 से 11 वर्ष तक होती है। और इसकी मुख्य विशेषता में ये होता है कि इसमें बच्चा सीख जाता है कि वस्तुओं को कई दृष्टिकोण से देखना होता है। तो वो अब संरक्षण, कंजर्वेशन का सिद्धांत समझने लगता है। वो समझता है कि मात्रा, संख्या, वजन किसी वस्तु के रूप बदलने पर भी समान रहते हैं। तो जो उसकी सोच है वो अब और अधिक तर्कपूर्ण और संगठित हो जाती है, लेकिन जो उसकी मूर्त है, यानी जो उसके सामने जो भी वस्तु है या घटना है, वो उस चीज तक सीमित रहता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जब बच्चों को दिखाया जाए कि 2 अलग अलग आकार के गिलासों में बराबर पानी है तो वो समझ लेगा कि गिलास का आकार बदलने से पानी की मात्रा नहीं बदलेगी। तो फोर्थ आपका जो चरण आता है वो आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आता है। इसमें जो आयु सीमा होती है वो 12 वर्ष से ऊपर की होती है। तो इसमें जो बच्चा है वो परिकल्पनात्मक सोच और सिद्धांतों पर आधारित तर्क करना सीख जाता है। और इसमें वो कल्पनात्मक स्थितियों, भविष्य की योजनाओं, जटिल समस्याओं पर सोच सकता है। अगर ऐसा हो तो क्या होगा, जैसे जो सवाल है वे बच्चे के मन में आ जाते हैं। इसको उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि जो एक किशोर होता है या फिर जो 12 वर्ष से ऊपर का जो बच्चा होगा वो ये सोचेगा कि अगर पृथ्वी पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो क्या ही होगा। तो ये जो सोच है उसको पहले किसी भी अवस्था में संभव नहीं हो पाती थी, लेकिन अब जो ये सोच है वो संभव हो जाती है। तो यही 4 चरण थे जो कि आपकी संक्रियात्मक अवस्था को दर्शाते हैं। अब हम आपका पियाजे के सिद्धांत की सीमाएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है आयु सीमा पर सवाल। तो जो सभी बच्चे वे एक जैसी उम्र में सभी चरणों को पार नहीं करते। कुछ बच्चे पहले ही परिपक्व सोच विकसित कर लेता है, तो कुछ को समय लगता है। सेकंड आपका सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव की अनदेखी आती है, जिसमें जो पियाजे जी का सिद्धांत है वे कहता है कि समाज, परिवार और संस्कृति की भूमिका को बहुत कम महत्व दिया, जिससे कि जो सभी बच्चे उनके मानसिक विकास को गहराई से प्रभावित करते हैं। थर्ड इसमें आपका छोटे बच्चों की क्षमताओं को कम आंकना आता है। जो आपका आधुनिक शोध है उससे हमें पता चलता है कि छोटे बच्चे भी कुछ जटिल बातें समझ सकते हैं, जिन्हें पियाजे ने बाद की अवस्थाओं से जोड़ा था। तो ये आपका सिचुएशन बेस ही होता है कि एक तरीके से जैसी बच्चे की सिचुएशन होती है, जैसी उसकी कंडीशन होती है, तो उसी प्रकार से उसकी सोच भी विकसित हो जाती है। मान लीजिएगा कोई अमीर बच्चा है और कोई गरीब बच्चा है, तो गरीब बच्चे को अपनी सिचुएशन देख के वो अपना कम उम्र में ही कमाना सीख जाता है, लेकिन जो अमीर बच्चा है वो अपनी उम्र होने तक कोई भी किसी भी तरह का कोई कष्ट करने की अपना अंदर प्रयास नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसका जो वातावरण है आसपास का वो आपका पैसों से है, तो उसे किसी भी तरीके के पैसे की नीड नहीं है। लेकिन जो गरीब बच्चा है वो अपने जीवनचर्या, अपनी दिनचर्या चलाने के लिए पैसा कमाता है। तो इसी प्रकार से ही मैंने आपको बता दिया कि आपके जो उसके सिद्धांत की कुछ सीमाएं भी है, जिसमें आपका एक और फोर्थ रह जाती है जो कि नमूने की सीमाएं आती है। तो पियाजे के अधिकांश प्रयोग बहुत छोटे और सीमित समूह के बच्चों पर किए गए थे, जिससे कि उनके जो निष्कर्ष है वे सभी बच्चों पर लागू नहीं होते हैं। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में हम आपका यही लिखेंगे कि जो आपके संज्ञात्मक विकास के जनक माने जाते हैं वे जीन पियाजे जी मानते हैं। और जो आपका उनका जो सिद्धांत है वो कहता है कि बच्चे की सोच और समझ एक निश्चित कम
क्रम में धीरे धीरे विकसित होती है। और जो आपका ये सिद्धांत है शिक्षा, पालन पोषण और बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी रहता है। इसकी कुछ सीमाएं भी है, फिर भी जो बच्चों की मानसिक क्षमता है उसको समझने के लिए आपका एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत है। साथ ही शिक्षकों, माता पिता को यह समझना चाहिए कि हर बच्चे एक अलग गति से सीखता है और हमें उनकी सोचने की प्रक्रिया का सम्मान करते हुए उन्हें मार्गदर्शन देना चाहिए। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख रहे हैं। निष्कर्ष लिखने के बाद देन आपका आंसर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि बच्चों में रचनात्मकता के विकास की कुछ सामान्य बाधाएं क्या है। बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने में शिक्षक की भूमिका क्या रही है। साथ ही हमें रचनात्मकता को परिभाषित करना है कि रचनात्मकता आखिर होती क्या है, और रचनात्मकता के विभिन्न सिद्धांतों और प्रक्रिया के बारे में भी हमें बताना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपके यही लिखेंगे जो आपका क्रिएटिविटी होती है, जो आपकी रचनात्मकता होती है, उसका तात्पर्य होता है कि नए मौलिक, व्यापक, उपयोगी विचारों, तरीकों, वस्तुओं को उत्पन्न करने की क्षमता को ही हम आपका रचनात्मकता कहते हैं। और ये आपकी एक तरह की मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति को सामान्य सोच से हटकर कुछ नया सोचने और करने की दिशा में प्रेरित करती है। और जो बच्चों में रचनात्मकता है वो उनके संपूर्ण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये उनकी कल्पना शक्ति, समस्याओं को हल करने की क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। तो इसी प्रकार से हमने आपका एक छोटा सा परिचय लिख लिया। परिचय लिखने के बाद हम आपका लिखेंगे कि रचनात्मकता की परिभाषा क्या होती है, आखिर रचनात्मकता होता क्या है। तो जो रचनात्मकता होती है वो आपकी एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति नए सोच, नए विचार, नई कल्पना या किसी समस्या का नया समाधान प्रस्तुत करता है। और वो आपका केवल चित्रकला, संगीत या लेखन तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि वो आपका किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जैसे कि गणित, विज्ञान, खेल या जीवन की सामान्य परिस्थितियां। तो उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा है वो पुराना डिब्बों से नया खिलौना बना लेता है, कोई बच्चा है कोई कहानी अपनी कल्पना से गढ़ लेता है, और विज्ञान में किसी प्रयोग को नया तरीका अपनाकर पूरा करना। ये सभी आपके रचनात्मकता के कुछ उदाहरण देखे जाते हैं। तो ये हमने आपके रचनात्मकता की परिभाषा देख ली। इसके बाद हम आपका देख लेते हैं जो आपके रचनात्मकता के सिद्धांत है, जो थ्योरीज ऑफ क्रिएटिविटी है वे क्या क्या है। तो इसमें आपका जो सबसे पहले सिद्धांत आता है वो आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आता है। तो जो आपका ये सिद्धांत है, ये रचनात्मकता व्यक्ति की दबी हुई इच्छाओं और आंतरिक संघर्षों से उत्पन्न होती है। कलाकार या रचनात्मक व्यक्ति अपनी भावनाओं को कला या विचारों के माध्यम से व्यक्त करता है। सेकंड जो इसमें आपका आता है वो आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आता है। तो ये सिद्धांत कहता है कि रचनात्मकता सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित होती है, और यदि ये बच्चों को प्रेरणादायक वातावरण और सहयोगी शिक्षक मिलता है तो वह अधिक रचनात्मकता बनता है। थर्ड आपका जो आता है वो आपका मानवीय सिद्धांत आता है, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी आता है। तो ये दृष्टिकोण कहता है कि रचनात्मकता व्यक्ति के आत्म अभिव्यक्ति और आत्म विकास का हिस्सा है। जब व्यक्ति को स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और सुरक्षा मिलती है तो वह अधिक रचनात्मकता बन जाता है। फोर्थ आपका जो आता है वो आपका संज्ञानात्मक सिद्धांत आता है, कॉग्निटिव थ्योरी आता है। तो कॉग्निटिव थ्योरी कहते हैं कि रचनात्मकता सोचने, कल्पना करने, तुलना करने और नई जानकारी को जोड़ने की प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। तो ये आपके 4 ऐसे सिद्धांत है जो मैंने आपको बता दिए, ये आपके रचनात्मकता के सिद्धांत है। इसके बाद आपकी जो रचनात्मक प्रक्रिया उसके कुछ चरणों के द्वारा ही कंप्लीट होती है। तो अब हम आपके स्ट्रेटेजीज ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है प्रिपरेशन, तैयारी, जिसमें समस्या को समझना और उससे संबंधित जानकारी इकट्ठा करना होता है। सेकंड इसमें आपका आता है विचार मंथन, इंक्यूबेशन, जिसमें जानकारी को मन में विश्राम की स्थिति में रखना ताकि दिमाग स्वतः हल खोज सके। थर्ड जो आता है वो आपका प्रकाश का सृजन आता है। तो इसमें अचानक एक नया विचार या समाधान दिमाग में आना माना जाता है। फोर्थ आपका मूल्यांकन होता है, जो भी विचार होता है उसका विश्लेषण किया जाता है कि वो किस हद तक उपयोगी रहा है और किस हद तक व्यवहारिक रहा है। तो उसमें जो भी सुधार की आवश्यकता होती है उसको हम आपका सुधार कर देते हैं। फिफ्थ आपका कार्यान्वयन आता है, जिसमें विचार को प्रयोग में लाना या उसे मूर्त रूप देना आता है। तो इसमें आपका सबसे पहले प्रिपरेशन होती है, देन आपकी इंक्यूबेशन होती है, फिर आपका इल्यूमिनेशन होती है, फिर आपका एविलिनेशन होती है, देन आपका वेरिफिकेशन होती है। तो ये हमने आपका रचनात्मक प्रक्रिया के कुछ चरण बता दिए। अब हम आपका बच्चों में रचनात्मकता के विकास में बाधाएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है तदिक अनुशासन और कठोर नियम। जो आपने सुना भी होगा कि जो आपका ये बड़े बुजुर्ग ये कहते रहे हैं कि जितने भी बच्चे पे जितना भी नियंत्रण होगा वो उतना ही ज्यादा बिगड़ता है। तो जो अगर हम बच्चों पर अधिक नियंत्रण करेंगे तो उससे जो बच्चों की स्वतंत्र सोच है उसको रोका जाएगा। सेकंड आपका आता है असफलता का डर। यदि बच्चों को कोई भी गलती होती है तो उस पर डांट मिलती है तो वे नए प्रयोग करने से डर जाते हैं। मान लीजिएगा आपने कोई नया प्रयोग किया लेकिन आप उसमें असफल हो गए तो उस पर आपको डांट मिल गई, तो आप अगली बार से अपनी न्यू क्रिएटिविटी करने की नहीं सोचोगे। थर्ड आपका आता है रटने की प्रवृत्ति।
तो जो आपकी रटने की प्रवृत्ति है ये केवल याद करने वाली पढ़ाई रचनात्मक सोच को दबा देती है। फोर्थ, इसमें आपका रचनात्मक प्रयासों की उपेक्षा आती है। जब शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा बच्चों की मौलिक सोच की सराहना नहीं की जाती तो उनका आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। फिफ्थ, इसमें समय और संसाधनों की कमी आती है। यदि स्कूलों में रचनात्मक गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय और सामग्री नहीं दी जाती तो बच्चे उसमें अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाते। इसके बाद हम आपका शिक्षक की भूमिका देख लेते हैं रचनात्मकता बढ़ाने में। इसमें आपका सबसे पहला आएगा स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहन देना। तो इसमें बच्चों को अपनी कल्पना से काम करने और अपने विचार व्यक्त करने की आजादी देना आता है। सेकंड, इसमें सकारात्मक वातावरण बनाना आता है। तो ऐसा माहौल जहां बच्चे गलतियां करने से न डरे और खुले दिल से सोच सके। थर्ड, आपका खुले प्रश्न पूछना आता है जिसमें शिक्षक बच्चों से क्यों, कैसे जैसे जो प्रश्न है उससे सोचने को प्रेरित हो जाते हैं। फोर्थ, आपका रचनात्मक गतिविधियां करना जैसे कि ड्राइंग, कहानी लेखन, मॉडल बनाना, ये सभी आता है। फिफ्थ, इसमें आपका प्रशंसा और प्रेरणा देना आता है जिसमें बच्चों के प्रयासों की सराहना कर उनका आत्मबल बढ़ाना होता है। सिक्स्थ, आपका विविध संसाधनों का प्रयोग आता है जिसमें रंग, चित्र, संगीत, खेल, कहानी, फिल्म आदि का उपयोग करके शिक्षक को रोचक और प्रेरणादायक बनाना होता है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में हम आपका यही लिखेंगे कि जो आपका रचनात्मकता है वो आपका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों के विकास में, और वो उन्हें नई सोच, समाधान खोजने की क्षमता और आत्मविश्वास देता है। साथ ही आपका कई सामाजिक, शैक्षिक और पारिवारिक कारण बच्चों की रचनात्मकता को भी दबा देते हैं। लेकिन ये आपका यदि शिक्षक प्रेरणादायक भूमिका निभाए और उन्हें स्वतंत्र माहौल दे तो बच्चा जो है वो अपनी रचनात्मक शक्ति जो उनके अंदर छुपी हुई है उसको प्रकट करने का प्रयास करेगा। और हमें बच्चों को केवल पढ़ाना ही नहीं बल्कि उनके सोचने और नया करने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष लिख देंगे तो आपका ध्यान आपका आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आपका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि बच्चों की संज्ञानात्मक विकास प्रक्रियाओं को समझना अभिभावकों एवं शिक्षकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यथोचित उदाहरणों की सहायता से हमें इसको बताना है। साथ ही बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक, सांस्कृतिक कारकों का गहरा प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में भी आपका इस आंसर में बताना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका ये लिखेंगे कि जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो आपका संज्ञानात्मक विकास है, उसमें बच्चा सोचने, समझने, सीखने, निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता विकसित करता है। और यह प्रक्रिया बच्चों को जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक चलती रहती है। और इसमें आपका बदलाव भी होते रहते हैं। और एक तरीके से इसमें विकास को समझना शिक्षकों और अभिभावकों के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इससे ही वो बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार शिक्षित और मार्गदर्शित कर सकते हैं। इससे हमें यह भी पता चलता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी इस विकास को गहराई से प्रभावित करते हैं। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लेंगे। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे संज्ञानात्मक विकास को समझने का महत्व अभिभावकों और शिक्षकों के लिए। तो ये आपको इसको समझना क्यों आवश्यक है उसको देख लेते हैं, जिससे कि हर बच्चा अलग तरीके और अलग गति से सीखता है। अगर शिक्षक और अभिभावक बच्चों के मानसिक स्तर को नहीं समझेंगे तो वो उसकी क्षमताओं के अनुरूप शिक्षा नहीं दे सकेंगे। साथ ही जो आपकी ये समझ है बच्चों के साथ बेहतर संवाद और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करती है। इसके कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है उम्र के अनुसार उचित सीखने की सामग्री देना। अगर कोई 5 साल का बच्चा है तो उसको 10 साल के स्तर की पढ़ाई दी जाए तो वो समझ नहीं पाएगा और निराश हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कोई 3 साल का बच्चा क्यों वाले प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को उसकी जिज्ञासा का उत्तर सरल शब्दों में देना चाहिए। सेकंड, इसमें आपका आता है अवास्तविक अपेक्षाओं से बचना। तो कई बार बच्चे जो होते हैं, माता पिता जो होते हैं, वे बच्चों से ऐसे काम करवाते हैं जो उनके मानसिक स्तर से ऊपर होते हैं, जिससे कि बच्चा दबाव में आ जाता है। मान लीजिएगा कोई 6 साल का बच्चा है तो उसे बहुत लंबे निबंध लिखने के लिए माता पिता बोल देते हैं। थर्ड, आपका आता है समस्या समाधान की क्षमता को पहचानना, जिसमें बच्चों को खुलकर सोचने और निर्णय लेने का अवसर देना चाहिए ताकि वे खुद से सीख सके। फोर्थ, आपका इसमें प्रगति का मूल्यांकन करना आता है। यदि जो बच्चे है वो शिक्षक है, वे बच्चों के सोचने की क्षमता को समझते हैं तो वे उसकी प्रगति को ठीक ढंग से देख सकते हैं और जरूरत अनुसार मदद भी कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो संज्ञानात्मक विकास है उसको समझने का क्या महत्व है। अब हम आपका देख लेते हैं सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव। तो कैसे समाज और संस्कृति बच्चों की सोच को प्रभावित करती है उसको देख लेते हैं। तो बच्चे अकेले नहीं सीखते, वे अपने आसपास के समाज, परिवार, भाषा, परंपरा और जीवन शैली से ही सीखते हैं। और जो आपके विचार हैं ये विगोस्की जैसे मनोवैज्ञानिकों ने भी दिए हैं कि सीखना सामाजिक बातचीत के माध्यम से ही होता है। कुछ मुख्य सामाजिक सांस्कृतिक कारक और उनका प्रभाव भी देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले परिवार का वातावरण आता है।
जैसे कि परिवार में संवाद, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता और प्रोत्साहन से बच्चे की जो सोचने की क्षमता है वो भी तेज होती है। मान लीजिएगा कोई भी घर है, उसमें जो माता पिता है बच्चों से बात करते हैं तो वहां बच्चे जल्दी भाषा और तर्क भी सीखता है। सेकंड, आपका भाषा और संवाद का स्तर आता है, जिससे जो बच्चा है वो जिस भाषा और बोली में पला बड़ा होगा, जहां पे भी उसका जन्म हुआ है, तो वो उन्हीं भाषा के बोली और उसी भाषा को सीखेगा और उसके विचारों और सीखने की क्षमता को भी वो प्रभावित करती है। थर्ड, आपका स्कूल और शिक्षक का प्रभाव होता है। यदि शिक्षक बच्चों की बातों को सुनता है, सवालों को उत्तर देता है, तो उसमें जो बच्चों के सोचने की क्षमता वो बढ़ जाती है, जिससे कि संज्ञानात्मक विकास भी तेज होता है। फोर्थ, आपका सामाजिक मूल्य और परंपराएं आती है, तो जिसमें समाज में जो सोचा जाता है या माना जाता है वही बच्चों की सोचने के तरीके को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए आप मान सकते हैं, अगर कोई समाज है तो उसमें विज्ञान को कम महत्व दिया जाता है, तो वहां के बच्चे उस विषय में रुचि कम लेंगे। फिफ्थ, आपका खेल और सहयोग आता है, जो कि बच्चों को आपसी संवाद, समूह कार्य और खेलों के जरिए सामाजिक और मानसिक विकास में मदद मिलती है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में हम आपका यही लिखेंगे कि जो बच्चों की संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया है वो अभिभावकों और शिक्षकों के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे ही वो बच्चों को उनकी कम उम्र और क्षमता के अनुसार मार्गदर्शन कर सकते हैं। और अगर यह समझ ना हो तो बच्चों को अव्यावहारिक अपेक्षा की जाती है, जिससे कि जो उनका मानसिक विकास है वो भी रुक सकता है। और बच्चे जिस समाज और संस्कृति में रहते हैं वो वहीं की समाज और संस्कृति को सीखते हैं, जो कि उसकी सीखने की जो क्षमता है उसको प्रभावित भी करते हैं। तो इसलिए बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां बच्चे स्वतंत्र रूप से सोच सके, सवाल पूछ सके और सीखने का आनंद ले सके। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे। निष्कर्ष लिखने के बाद ध्यान आपका आंसर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान बुद्धि की अवधारणा को किस प्रकार समझाता है, साथ ही उसकी व्याख्या करनी है कि बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों से उदाहरण देते हुए चर्चा करें। एंड समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या उसको हमें बताना है, और समावेशन में विविधता को बढ़ावा देने में शिक्षक की भूमिका के बारे में हमें बताना है। तो इसके आंसर में हम आपको सबसे पहले एक छोटा सा परिचय देखेंगे, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इसमें हम लिखेंगे जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, वो विद्यार्थियों के व्यवहार, सीखने की प्रक्रिया तथा मानसिक क्षमताओं को समझने और सुधारने का कार्य करता है। और यह विद्यार्थी की विविधता को समझने में भी सहायक होता है, जिससे उन्हें उचित शिक्षण पद्धतियां दी जा सके। इसके आपके दो पहलू होते हैं, एक आपका बुद्धि की अवधारणा, दूसरा आपका समावेशी शिक्षा। तो ये दोनों ही पहलू शिक्षा को प्रभावी और सभी के लिए सुलभ बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो इसी प्रकार से हम आपका एक छोटा सा परिचय इंट्रोडक्शन लिख लेंगे। उसके बाद हम आपका लिखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान में बुद्धि की अवधारणा और उसके सिद्धांत। तो सबसे पहले हम बुद्धि समझ लेते हैं, आखिरकार बुद्धि होती क्या है। तो बुद्धि आपकी एक तरीके से ऐसी मानसिक योग्यता होती है जो कि व्यक्ति को सोचने, समझने, सीखने, समस्या सुलझाने और नए अनुभव को अपनाने की क्षमता को दर्शाती है। साथ ही शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि केवल पुस्तक के ज्ञान या अंक प्राप्त करने की क्षमता नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति के संपूर्ण विकास से भी जुड़ी होती है। अब हम आपके कुछ बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है अल्फ्रेड बिने और थियोडर साइमन का एकल गुणक सिद्धांत, सिंगल फैक्टर थ्योरी। तो बिने और जो साइमन जी है वे कहते हैं कि बुद्धि परीक्षण विकसित किया और माना कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता जी फैक्टर है। उदाहरण मान लीजिए, यदि कोई छात्र गणित, भाषा, विज्ञान सभी में अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे जी फैक्टर की उच्च बुद्धि माना जाएगा। सेकंड आपका आता है थॉर्नडाइक का विशिष्ट बुद्धि सिद्धांत, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस थ्योरी। तो थॉर्नडाइक जी कहते हैं कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है, एक आपके अमूर्त बुद्धि, दूसरी आपकी आंतरिक बुद्धि, थर्ड आपकी सामाजिक बुद्धि। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, मैकेनिकल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस। उदाहरण के लिए मान लीजिएगा एक छात्र है जो सामाजिक स्थितियों को अच्छी तरह से समझता है, तो उसे हम आपका सामाजिक बुद्धि उससे प्रबल होती है। थर्ड आपका स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत आता है। तो उन्होंने बुद्धि को 2 भागों में बांटा, एक आपका सामान्य गुणक जी, दूसरा आपका विशिष्ट गुणक एस। तो किसी विशेष विषय में अच्छी क्षमता एस कारक से जुड़ी होती है। फोर्थ आपका गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत आता है, मल्टीप्लाई इंटेलिजेंस थ्योरी आता है। तो इसमें जो गार्डनर जी है उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, भाषाई, तार्किक, गणितीय, स्थानिक, शारीरिक, गतिक, संगीतीय, अंतर्व्यक्तिक, पारस्परिक, प्राकृतिक। उदाहरण के लिए मान सकते हैं एक बच्चा जो संगीत में रुचि और प्रतिभा रखता है तो उसकी संगीत बुद्धि अधिक होती है। फिफ्थ आपका जो आता है वो आपका स्टेनबर्ग का त्रिकोणात्मक सिद्धांत आता है, ट्रिगोनोमेट्रिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आता है। तो इसमें बुद्धि के 3 भाग होते हैं, एक आपका एनालिटिकल, दूसरा आपका क्रिएटिव, थर्ड आपका प्रैक्टिकल। एक विश्लेषणात्मक, दूसरा रचनात्मक, तीसरा आपका व्यावहारिक। उदाहरण के लिए मान सकते हैं एक छात्र जिसने कम संसाधनों में भी कोई समाधान निकाला, उसमें व्यावहारिक बुद्धि अधिक मानी जाती है। तो इसके बाद हम आपका देखेंगे समावेशी शिक्षा और शिक्षक की भूमिका। तो सबसे पहले हम आपका समावेशी शिक्षा देख लेते हैं, आखिर समावेशी शिक्षा क्या होती है। तो जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है वो
सभी प्रकार के विद्यार्थियों को, चाहे वे किसी भी जाति, लिंग, धर्म, सामाजिक, आर्थिक स्थिति या किसी भी क्षमता से अग्रस्त हो, तो एक साथ समान अवसरों के साथ शिक्षा दी जाती है, उसका ही हम आपका समावेशी शिक्षा कहते हैं। मान सकते हो आप एक तरीके से ये भी कह सकते हो, जो आपका समावेशी शिक्षा होती है उसमें किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं दिया जाता है, सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाती है। तो इसके समावेशी शिक्षा के कुछ मूल सिद्धांत भी है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है समानता और समान अवसर। तो इसमें कोई भी किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी लिंग या किसी भी वर्ग का जो भी बच्चा है या फिर कोई भी बच्चा है, उसके साथ किसी भी तरह के विद्यार्थी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, सभी को समान और अवसर और संसाधन दिए जाते हैं। दूसरा आपका आता है भिन्नता का सम्मान। इसमें प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता, रुचि और जरूरतों का सम्मान किया जाता है और इस लचीलापन और अनुकूलन आता है। इसमें पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां छात्रों की आवश्यकता के अनुसार बदली जा सकती है। फोर्थ आपका आता है सहयोग और सहभागिता, जिसमें विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक और समुदाय मिलकर शिक्षा की प्रक्रिया को सशक्त बनाते हैं। फिफ्थ जो आता है वो आपका समाज में सहभागिता आती है, जिसमें शिक्षा को समाज का हिस्सा माना जाता है और सभी को समाज में आत्मनिर्भर बनाने का ये लक्ष्य होता है। इसके बाद हम आपका शिक्षक की भूमिका देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। तो इसमें शिक्षक को सभी छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण, प्रेरणादायक और निष्पक्ष व्यवहार रखना चाहिए। सेकंड आपका आता है इसमें अनुकूल पाठ्यक्रम और शिक्षण तकनीकी का प्रयोग, जैसे कि ब्रेल लिपि, संकेत भाषा, ऑडियो विजुअल उपकरण, जैसे ये आपके उपकरण हो गए, उन सभी का प्रयोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए करना चाहिए। थर्ड जो आपका आता है वो आपका प्रेरणा और सहभागिता आता है, जिसमें विद्यार्थियों को आत्मविश्वास देना, उनके विचारों को महत्व देना और समूह में कार्य करना सिखाना आता है। फोर्थ आपका सहयोगी वातावरण बनाना आता है, जिसमें कक्षा में सहयोगी मूल्य और समावेशी सोच को बढ़ावा देना होता है। फिफ्थ आपका जो आता है वो आपका सामाजिक पूर्वाग्रह को तोड़ना आता है, जिसमें शिक्षक को विद्यार्थियों को यह सिखाना होता है कि शारीरिक या मानसिक अक्षमता कोई कमजोरी नहीं है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे, जिसमें हम आपका ये लिखें जो आपका समावेशी शिक्षा है उसमें किसी भी विद्यार्थी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता और ये आपका जो इसमें बुद्धि है वो केवल अकादमिक सफलता तक सीमित ही नहीं रहती, साथ ही उसकी विविधता को पहचानना इसमें आवश्यक होता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद आप लिखेंगे तान आपका आंसर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आपका क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है व्यक्तियों की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं और क्षमताओं को आकार देने में संस्कृति एक सार्थक भूमिका निभाती है। व्यावसायिकों के विकास के सिद्धांत के संदर्भ में प्रस्तुत कथन पर चर्चा करें। साथ ही हमें बताना है संज्ञानात्मक और अनुभवनात्मक सीखने के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। रोजर्स ने किस अधिगम का प्रचार किया था। तो इसके आंसर में हम आपको सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लिख लेंगे, एक छोटा सा परिचय लिख लेंगे। परिचय में हम आपका यही लिखेंगे कि जो शिक्षा का उद्देश्य है वो जानकारी देना ही नहीं है, साथ ही वो व्यक्ति को सोचने, समझने और व्यवहार करने की क्षमताओं को विकसित करना भी है। तो इसी प्रक्रिया में हम संज्ञानात्मक अधिगम और अनुभवात्मक अधिगम और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विशेषकर संस्कृति की भूमिका विशेष तौर से देखते हैं। इसमें दो प्रमुख विचारक रहे हैं, एक आपका लेई वाइगोत्स्की, दूसरा आपका कार्ल रोजर्स। तो इनके जो सिद्धांत है वे शिक्षा मनोविज्ञान में अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लेंगे। परिचय लिखने के आप बाद लिखेंगे संस्कृति संज्ञानात्मक क्षमताओं को आकार देती है वाइगोत्स्की के सिद्धांत के संदर्भ में। इसमें आपका सबसे पहला आता है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। तो जो वाइगोत्स्की जी है वे कहते हैं कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास अकेले उनके भीतर से नहीं होता, बल्कि सामाजिक बातचीत और संस्कृति के माध्यम से होता है। इसके कुछ मुख्य बिंदु भी है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है संस्कृति की भूमिका। तो संस्कृति यह बताती है कि बच्चे को क्या, कैसे और क्यों सिखाया जाएगा। भाषा, प्रतीक, रीति रिवाज आदि माध्यम बनते हैं जिनसे वे सीखते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं एक बच्चे को यदि बचपन से कहानियां सुनाई जाती है तो उसकी कल्पना शक्ति और भाषा विकास तेजी से होता है। सेकंड आपका आता है मध्यस्थ उपकरण, जिसमें संस्कृति विशेष औजार प्रदान करती है जिससे बच्चा सोचने और समझने की क्षमता विकसित करता है। थर्ड आपका आता है वो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट आता है। तो वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि प्रत्येक बच्चा में एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ वह अकेले नहीं लेकिन सहयोग से सीख सकता है और इस सहयोग में शिक्षक, माता पिता या साथी शामिल हो सकते हैं। फोर्थ आपका भाषा का महत्व आता है। वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि भाषा संस्कृति का माध्यम है और यह संज्ञानात्मक विकास का मूल आधार भी है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि जो उनका सिद्धांत है वाइगोत्स्की जी का, वो कहता है कि संस्कृति केवल पृष्ठभूमि नहीं है बल्कि अधिगम का प्रेरक शक्ति भी है और यह हमारे सोचने, समझने और सीखने के तरीकों को गहराई से प्रभावित करती है। इसके बाद हम आपका देख लेते हैं संज्ञानात्मक और अनुभवात्मक अधिगम में अंतर एवं रोजर्स का योगदान। तो सबसे पहले हम आपका संज्ञानात्मक अधिगम देखेंगे।
जो आपका संज्ञानात्मक अधिगम है वो आपकी वह प्रक्रिया है जिसमें सोचने, विश्लेषण करने और समझने की क्षमता का विकास होता है। और ये आपका मस्तिष्क आधारित प्रक्रिया है जो कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान और निर्णय निर्माण पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि गणित की समस्या हल करना, इतिहास की घटनाओं की तुलना करना। सेकंड आपका जो अधिगम आता है वो आपका अनुभवात्मक अधिगम आता है। इसमें अनुभव और क्रियाओं के माध्यम से होता है। इसमें छात्र अपने अनुभव से सीखता है जिसमें सोच, भावनाएं और सक्रिय भागीदारी शामिल होती है। तो डेविड कोल्ब इसके प्रमुख सिद्धांतकार भी माने जाते हैं। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं प्रयोगशाला में प्रयोग करना, फील्ड ट्रिप, नाटक में भाग लेना। इनके बीच कुछ अंतरों को देख लेते हैं जिसमें आपका सबसे पहले तरीका देखेंगे तो मानसिक प्रक्रिया आधारित संज्ञानात्मक अधिगम में होता है और अनुभव और भागीदारी आधारित अनुभवात्मक अधिगम में होता है। उदाहरण में देख सकते हैं संज्ञानात्मक अधिगम के उदाहरण में समस्या हल करना, पढ़ना आदि आता है। अनुभवात्मक अधिगम में प्रोजेक्ट, कार्य, खेल गतिविधियां आदि आता है। सीखने का स्रोत देख सकते हैं संज्ञानात्मक अधिगम में जानकारी और तर्क के आधार पर होता है और अनुभवात्मक अधिगम में अनुभव, भावना और क्रिया के आधार पर होता है। संज्ञानात्मक अधिगम का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान और समझ का विकास होता है। साथ ही अनुभवात्मक अधिगम का प्रमुख उद्देश्य व्यवहारिक समझ और आत्मिक विकास होता है। तो ये मैंने आपको कुछ संज्ञानात्मक और अनुभवात्मक अधिगम में अंतर और रोजर्स का योगदान बता दिया। इसके बाद हम आपका देख लेते हैं जो आपके कार्ल रोजर्स का मानववादी अधिगम सिद्धांत है उसको देख लेते हैं। तो जो आपका रोजर्स जी है उन्होंने अनुभवात्मक अधिगम और व्यक्तिगत विकास पर बल दिया। उन्होंने कहा कि छात्र केंद्रित अधिगम का समर्थन किया जिसमें अधिगम तब प्रभावी होता है जब विद्यार्थी उसमें भावात्मक रूप से जुड़ा हो। उन्होंने कहा है कि लर्निंग इज फैसिलिटेटेड व्हेन द स्टूडेंट पार्टिसिपेट्स कंप्लीटली इन द लर्निंग प्रोसेस एंड हैज कंट्रोल ओवर इट्स नेचर एंड डायरेक्शन। तो इसके कुछ प्रमुख बिंदु देख लेते हैं जिसमें आपका सबसे पहले आता है शिक्षक को मार्गदर्शक और सहयोगी की भूमिका में रहना चाहिए। और शिक्षक का उद्देश्य आपका ज्ञान देना तो यही है, साथ ही उसमें स्वयं की खोज और आत्म विकास भी उसका उद्देश्य माना जाता है। अधिगम आंतरिक प्रेरणा से होता है, न कि आपका डर से या जबरदस्ती से। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे, एक छोटा सा सारांश लिख देंगे जिसमें आप आपका लिखेंगे कि चाहे आपका वाइगोस्की का सांस्कृतिक सामाजिक सिद्धांत हो या रोजर्स का मानववादी दृष्टिकोण, ये दोनों ही हमें बताता है कि अधिगम केवल जानकारी भरना ही नहीं है बल्कि वो व्यक्ति के सोचने, अनुभव करने और समाज के साथ जुड़ने की प्रक्रिया भी है। तो संस्कृति व्यक्ति की सोच को आकार देता है और अनुभव उसे गहराई प्रदान करता है। तो एक कुशल शिक्षक इन दोनों पहलुओं को समझते हुए शिक्षा को अर्थपूर्ण बना सकता है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका जो छोटा सा निष्कर्ष है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आपका क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है चिंतन और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का हमें विश्लेषण करना है। साथ ही प्रेरणा क्या है और वो कौन से तरीके हैं जिनसे बच्चों से किशोर प्रेरित रहते हैं। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे, छोटा सा परिचय लिखेंगे जिसमें हम आपको ये लिखेंगे कि जो शिक्षक है वो आपको केवल याद करने का ही तरीका नहीं है, वो आपकी एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अनुभव करता है, सोचता है, समझता है और नए ज्ञान को सृजित करता है। और जो आपकी ये प्रक्रिया है इसमें आपके दो प्रमुख पहलू होते हैं, एक आपका चिंतन, दूसरा आपका अधिगम। तो इन दोनों को ही आगे बढ़ाने में प्रेरणा एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। तो किसी भी विद्यार्थी का सीखने का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उसका मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक वातावरण कैसा है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे चिंतन और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण। इसमें आपका सबसे पहला आता है मानसिक साइकोलॉजिकल कारक, जिसमें आपका सबसे पहला आएगा ध्यान, अटेंशन। यदि बच्चा पढ़ते समय ध्यान नहीं लगा पाता तो वह समझ नहीं पाएगा, ध्यान अधिगम की पहली सीढ़ी है। फिर उसके बाद रुचि आता है, इंटरेस्ट आता है। जिस विषय में बच्चों को इंटरेस्ट होगा तो बच्चा उसे ही जल्दी समझेगा और याद कर पाएगा। थर्ड आपका स्मृति और पूर्व अनुभव आता है। तो जो बातें पहले सीखी गई होती है वे नई जानकारी को समझने में मदद भी करती है। फोर्थ आपका बुद्धि और सोचने की क्षमता आती है। तो जो सभी बच्चों की सोचने की क्षमता होती है वो आपकी अलग अलग होती है, तो ये आपके अधिगम की गति और गहराई को भी तय करती है। सेकंड आपके जो आते हैं वे आपके भावनात्मक कारक आते हैं, जैसे कि आत्मविश्वास हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया। अगर बच्चों को खुद पे कॉन्फिडेंस है तो वो अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। दूसरा आपका डर और तनाव आता है, जिसमें कि किसी भी बात को लेकर बच्चे के मन में असुरक्षा, भय रहता है, तो वो सीखने की प्रक्रिया उसको धीमी कर देता है। थर्ड आपका प्रशंसा और प्रोत्साहन होता है। मान लीजिएगा कोई भी बच्चा है तो उसने अच्छे मार्क्स गेन किया है तो उसको प्रशंसा मिली है या फिर उसको किसी भी तरह का प्राइज मिला है, तो उसमें बच्चा उस स्थिति में बच्चा ये सोचेगा कि नेक्स्ट टाइम से मैं और भी अच्छा करूंगा तो मुझे और भी ज्यादा प्रशंसा और प्रोत्साहन मिलेगा। थर्ड जो आपका आता है वो आपका आता है
सामाजिक और पारिवारिक वातावरण, जिसमें सबसे पहला आएगा घर का माहौल, जिसमें सहयोगी परिवार पढ़ाई के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और संवादपूर्ण रिश्ते अधिगम को आसान बनाते हैं। साथ ही विद्यालय और शिक्षक आते हैं, जो कि एक प्रेरणादायक शिक्षक, खुला और समावेशी कक्षा वातावरण, समूह कार्य आदि बच्चों के सोचने और सीखने को प्रोत्साहित करते हैं। फोर्थ आपका शारीरिक कारक आता है, जिसमें थकान, बीमारी, पोषण की कमी जैसी जो स्थितियां है वे चिंतन और अधिगम दोनों को प्रभावित करती है। फिफ्थ इसमें आपका आता है भाषा और संवाद कौशल। तो भाषा चिंतन का माध्यम है, अगर बच्चे विषय की भाषा नहीं समझता तो अधिगम कठिन हो जाता है। सिक्स्थ आपका आता है तकनीक और शिक्षण विद्या, जिसमें रोचक शिक्षक उपकरण, ऑडियो विजुअल साधन, प्रोजेक्ट कार्य, खेल आधारित गतिविधियां, ये सभी आपके अधिगम को प्रभावी बनाते हैं। अब हम आपका प्रेरणा देख लेते हैं, आखिर आपका प्रेरणा होता क्या और बच्चे किशोरों को प्रेरित करने के इसमें क्या तरीका है। तो प्रेरणा आपकी वो आंतरिक शक्ति होती है जो कि किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए उत्साहित, सक्रिय और केंद्रित करती है। और शिक्षा में प्रेरणा वह इंजन है जो कि सीखने की प्रक्रिया को गतिशील बनाता है। तो बिना प्रेरणा के ना तो ध्यान बनता और न ही रुचि पैदा होती है। तो बच्चों और किशोरों को प्रेरित करने के कुछ प्रमुख तरीके हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है लक्ष्य निर्धारित कराना। अगर कोई भी स्टूडेंट है, उसको पता है कि उसको इन फ्यूचर क्या करना है, उसको क्या सीखना है, तो वह स्वयं को उसी दिशा में प्रेरित करता है। सेकंड आपका सकारात्मक प्रतिक्रिया देना आता है, जिसमें बच्चों के प्रयास की सराहना करना, उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों को मान्यता देना उन्हें आगे बढ़ाने का उत्साह भी देता है। थर्ड आपका सीखने को मजेदार बनाना आता है, जिसमें कि आपके विभिन्न प्रकार की जो एंटरटेनमेंट क्रिएटिविटी होती है, जिससे कि जो बच्चे है उसका मन लगा रहे और वो रोचक बनकर उसमें प्रेरणा उसकी बढ़ाई जा सकती है। फोर्थ आपका आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना आता है, जिसमें जो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बढ़ाना होता है, जिसमें बच्चे को निर्णय लेने, सोचने और समस्या हल करने का अवसर देना चाहिए। फिफ्थ आपका आता है समावेशी और सुरक्षित वातावरण, जिससे कि बच्चे को लगे कि वह गलतियां कर सकता है, प्रयोग कर सकता है और उसका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, तो वह उसमें खुलकर सीखता है, अपने स्वतंत्र रूप से अपने प्रयोग कर पाता है। सिक्स्थ जो आपका आता है वो आपका साथी छात्रों का सहयोग आता है। तो जो आपके जो सबसे बड़ी बात ये वातावरण की होती है, अगर आपका आसपास का वातावरण अच्छा, आपके साथी अच्छे हैं, तो आप एक अच्छी तरीके से सीखने और प्रेरणा उसमें आपको दोनों ही मिलेगी। सेवेंथ आपका आता है व्यक्तिगत रुचियों को पहचानना। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो बच्चों की रुचियां होती है वे सबके अलग अलग इंटरेस्ट होता है। तो शिक्षक अगर उन्हीं इंटरेस्ट को जान लेगा और उनको उन्हीं इंटरेस्ट से जुड़ी गतिविधियां देगा, तो उसमें वो अधिगम और प्रभावशाली भी बन जाता है। इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष, छोटा सा कंक्लूजन लिख देंगे, जिसमें हम आपका ये लिखेंगे जो आपका शिक्षा का उद्देश्य वो आपका जानकारी देना ही नहीं है, बल्कि सोचने और सीखने की क्षमता विकसित करना भी है। इसके लिए चिंतन, अधिगम और प्रेरणा तीनों जरूरी है, और इस पर ये कारक है आपके प्रभाव भी डालते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक। तो एक अच्छा शिक्षक इन कारकों को समझते हुए ऐसा वातावरण तैयार करता है जिसमें बच्चा प्रेरित होकर आत्मनिर्भर रूप से सीख सके। तो जब बच्चा अंदर से प्रेरित होता है तो उसका चिंतन स्पष्ट होता है और अधिगम स्थायी बनता है। यही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य भी है। तो इतना लिखने के बाद हमने आपका एक छोटा सा एक निष्कर्ष बता दिया। इसके बाद हम आपका क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है कि क्या आप सोचते हैं कि पुनर्बलन के अभाव में बच्चे सीख सकते हैं? अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की सहायता से चर्चा कीजिए। साथ ही अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। तो परिचय में हम आपका ये लिखेंगे, जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान है वो कहता है कि अधिगम केवल अभ्यास, प्रयास और पुनर्बलन से होता है, लेकिन क्या बच्चा बिना किसी इनाम, दंड या पुनर्बलन के भी सीख सकता है? तो इसका जो उत्तर है वो अल्बर्ट बंडूरा और सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में मिलता है। तो बंडूरा जी कहते हैं कि बच्चे केवल दूसरों को देखकर, उनकी नकल करके, उन्हें कोई मानसिक रूप से चीजों को समझकर भी सीख सकते हैं, भले ही उनका कोई सीधा इनाम या दंड न मिले। तो इसी प्रकार से आपका एक छोटा सा परिचय लिख लेंगे। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे कि अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की कुछ मुख्य विशेषताएं है, जिसमें आपका सबसे पहला आएगा पर्यवेक्षणीय अधिगम। तो बंडूरा जी कहते हैं कि बच्चे दूसरों को देखकर भी सीखते हैं, भले ही उन्हें स्वयं वह कार्य न किया हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई बच्चा है, वो देखता है कि उसका भाई किसी गलत काम के लिए डांट खाता है, तो वह स्वयं उस कार्य से भी बचेगा। सेकंड आपका मॉडलिंग आता है, जिसमें बच्चा उन लोगों की नकल करता है जिन्हें वे आदर्श मानते हैं, जैसे कि माता पिता, शिक्षक या टीवी के पात्र। वे उनके बोलने, व्यवहार करने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को भी अपनाते हैं। थर्ड जो आपका आता है वो आपका चतुर्थ स्तरीय अधिगम प्रक्रिया आती है, जिसमें जो अधिगम है, परिवेक्ष्य अधिगम, उसको 4 चरणों में बताया बंडूरा जी ने। उन्होंने कहा सबसे पहला ध्यान, अटेंशन,
जो कि बच्चों को सबसे पहले उस व्यवहार पर ध्यान देना होता है। सेकंड आपका स्मृति होती है, जिसमें बच्चा उस व्यवहार को अपने मन में सुरक्षित रखता है। थर्ड आपका प्रदर्शन आता है, जिसमें बच्चा उस सीखे गए व्यवहार को दोहराने की कोशिश करता है। फोर्थ आपका मोटिवेशन, प्रेरणा आता है, जिसमें बच्चा तब उस व्यवहार को करता है जब उसे ऐसा करने के लिए प्रेरणा मिलती है। फोर्थ आपका जो आता है वो आपका परस्पर निर्धारण आता है, जिसमें व्यक्ति का व्यवहार, उसका वातावरण और उसके आंतरिक विचार, ये तीनों आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी बच्चा केवल वातावरण से ही नहीं सीखता, वह खुद भी वातावरण को प्रभावित करता है। फिफ्थ जो आपका आता है वो स्वयं प्रेरणा और आत्मविश्वास आता है। तो बंडूरा जी कहते हैं कि अधिगम में सफलता इस पर भी निर्भर करती है कि बच्चा अपने ऊपर कितना विश्वास करता है। यदि बच्चे को लगेगा कि वह कुछ कर सकता है तो वह बिना भारी पुनर्बलन के भी मेहनत करता है। तो ये मैंने आपको अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की कुछ विशेषता बता दी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप पुनर्बलन के बिना अधिगम संभव है, तो इसके को भी देख लेते हैं। तो हाँ, अगर जो पुनर्बलन भी नहीं है तो उसमें बच्चा कुछ सीख सकता है। और यही बात जो बंडूरा जी है उन्होंने बोबो डॉल प्रयोग से साबित किया है। उन्होंने बच्चों को दिखाया कि एक वयस्क एक गुड़िया को मार रहा है, तो बाद में बच्चे ने भी उसी तरह का आक्रामक व्यवहार किया, भले उन्हें किसी से इनाम नहीं दिया था। तो इससे हमें पता चला कि बच्चे केवल दूसरों को देखकर सीख सकते हैं, चाहे उन्हें सीधा इनाम या दंड न मिले। तो ये आपके पुनर्बलन अधिगम को मजबूत कर सकता है, लेकिन अधिगम केवल उसी पर निर्भर नहीं करता है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में हम आपका ये लिखें, जो आपका सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो हमें बताता है कि अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें बच्चे दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके, मनोवैज्ञानिक रूप से उसका विश्लेषण करके प्रेरित होकर नया व्यवहार सिखाते हैं। और जो आपका अधिगम है पुनर्बलन के बिना भी संभव है। इसलिए एक शिक्षक या अभिभावक के लिए यह जरूरी होता है कि वह खुद से सकारात्मक आदर्श बने, क्योंकि बच्चे सबसे पहले देखकर ही सीखते हैं। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद देन आपका आंसर नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है, सामाजिक संपर्क किस प्रकार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है? वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में चर्चा कीजिए। साथ ही वाइगोत्स्की के सिद्धांत की सहायता से संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में संस्कृति की भूमिका पर विस्तार से बताइए। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका लिखेंगे, जो कि हम आपसे पहले भी लिख के आए, शिक्षक के बारे में हम आपका इसका छोटा सा संक्षेप में लिख देंगे। और इसमें हम आपका लिख देंगे कि जो आपका ये विचार है ये आपका लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया था, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। और वे कहते थे कि संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति और सामाजिक संघर्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे कि जो उनका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उसके कुछ मुख्य बातों को देख लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहले आता है सामाजिक संपर्क अधिगम का आधार। तो वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि बच्चा पहले सामाजिक रूप से सीखता है और फिर वह ज्ञान व्यक्तित्व के रूप से अंदर बैठता है। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए एक बच्चा वो अपने बड़े भाई को जोड़ करना देखता है, तो बाद में वह खुद करने लगता है। सेकंड आपका आता है मध्यस्थ उपकरण, जिसमें भाषा, प्रतीक, संख्या, लेखन आदि सांस्कृतिक उपकरण होते हैं जो कि सोचने और समझने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए आप मान सकते हैं गिनती सिखाने के लिए उंगलियों का प्रयोग एक सांस्कृतिक उपकरण है। थर्ड आपका आता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, जिसमें गोस्की जी कहते हैं कि हर बच्चे के अंदर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां वह खुद नहीं सीख सकता, लेकिन थोड़ी सहायता या मार्गदर्शन से सीख सकता है। और जो आपका ये क्षेत्र है ZPD कहलाता है। इसमें शिक्षक, अभिभावक या सहपाठी की भूमिका सहयोगी की तरह होती है। फोर्थ आपका भाषा का महत्व आता है, जिसमें वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि भाषा न केवल संप्रेषण का माध्यम है बल्कि वो सोचने का उपकरण भी है। तो बच्चे पहले दूसरों से बात करते हैं, फिर खुद से, और यही सोचने की प्रक्रिया ही है। अब हम आपका संस्कृति की भूमिका संज्ञानात्मक विकास में देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आएगा संस्कृति क्या सिखाएगी या तय करती है। तो अलग अलग समाज यह तय करते हैं कि बच्चे को क्या सिखाना है, जैसे कि भाषा, रीति रिवाज। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई भारतीय बच्चा है तो वो गणेश पूजा करना सीखता है, जबकि एक जापानी बच्चा ओरोगामी। सेकंड आपका आता है सीखने के तरीके भी सांस्कृतिक आधारित होते हैं। तो कुछ संस्कृतियों में मौलिक परंपरा अधिक होती है तो कुछ में लिखित। तो यही आपके संज्ञानात्मक कौशल को अलग तरह से प्रभावित करते हैं। थर्ड जो आता है वो आपका मूल्य और सोचने की तरीका आता है, जिसमें संस्कृतियां बताती है कि बच्चे किस तरह से समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि सामाजिक संपर्क और संस्कृति कैसे विकास को सुगम बनाते हैं। तो बच्चा अकेला नहीं सीखता, वह अनुभवी लोगों से संवाद करके सीखता है। साथ ही शिक्षक या बड़े व्यक्ति मार्गदर्शक होते हैं जो धीरे धीरे बच्चे को स्वतंत्र बनाते हैं। संस्कृति वह ढांचा जिसमें बच्चा सोचता, समझता और अपनी पहचान बनाता है।
इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे, जिसमें जो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वो हमें बताता है कि संज्ञानात्मक विकास केवल मस्तिष्क की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वो यह समाज और संस्कृति के सहयोग से विकसित होने वाली प्रक्रिया भी है। तो सामाजिक संपर्क बच्चों को सीखने का अवसर देता है और संस्कृति उन्हें दिशा देती है कि क्या और कैसे सीखना है। तो एक शिक्षक यदि इन दोनों पहलुओं को समझ लेगा और तब शिक्षा देगा तो वो बच्चों को सोचने, समझने और विकसित होने की प्रक्रिया को बहुत अधिक प्रभावी बना सकता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे, देन आपका आंसर नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आपका क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, जिसमें हमें आपको कुछ शब्दों पर टिप्पणी करनी है, जिसमें आपका सबसे पहला आएगा चिंतन और ध्यान के तत्व, फिर कार्ल रोजर्स के अनुसार स्वभाव धारणा, फिर सूचना प्रसंस्करण उपागम, विकास एवं वृद्धि और विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चे। तो सबसे पहले हम आपका चिंतन और ध्यान के तत्व देख लेते हैं, एलिमेंट्स ऑफ थिंकिंग एंड अटेंशन देख लेते हैं। तो जो आपका चिंतन है वो आपकी एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति जानकारी को समझता, विश्लेषण करता, तुलना करता और समाधान ढूंढता है, और ये आपका समस्या समाधान, निर्णय निर्माण और कल्पना जैसे गतिविधियों से जुड़ा होता है। सेकंड इसमें आपका आता है ध्यान, अटेंशन। तो ये आपकी वो प्रक्रिया होता है जिसमें किसी एक विषय वस्तु पर मानसिक रूप से केंद्रित होता है, और ये अधिगम की पहली सीढ़ी है। तो इसके कुछ मुख्य तत्व भी है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है सघनता, एक विषय पर फोकस बनाए रखना। सेकंड आपका स्थायित्व, जो कि ध्यान को एक ही दिशा में बनाए रखना। थर्ड आपका स्थानांतरण, जिसमें आवश्यकता अनुसार एक विषय से दूसरे पर ध्यान ले जाना। फोर्थ आपका आता है विभाजन, जिसमें एक साथ दो या अधिक बातों पर ध्यान देना आता है। इसके बाद हम आपका देख लेते हैं कार्ल रोजर्स के अनुसार स्वभाव धारणा। तो स्वभाव धारणा कहती है कि व्यक्ति के अपने बारे में सोच, वह खुद को क्या मानता है, कैसे पहचान महसूस करता है। तो कार्ल रोजर्स की कहते हैं कि स्वधारणा को 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका वास्तविक आत्म, जिसमें व्यक्ति जैसा वास्तव में है। दूसरा आपका आदर्श आत्म, जिसमें व्यक्ति जैसा बनना चाहता है। थर्ड आपका स्वीकृत आत्म, जिसमें व्यक्ति खुद को जैसा समझता है। तो यदि व्यक्ति का जो वास्तविक आत्मा और आदर्श आत्मा है, ये दोनों एक दूसरे के निकट हो तो वह संतुलित और संतुष्ट रहता है। तो इसके साथ ही रोजर्स कहते हैं कि स्वीकृति, सकारात्मक माहौल और बिना शर्त प्रेम से स्वस्थ अवधारणा विकसित होते हैं। थर्ड आपका सूचना प्रसंस्करण उपागम आता है, जिससे हमें पता चलता है कि मनुष्य जानकारी को किसी प्रकार प्राप्त करता है, संग्रह करता है और उपयोग करता है, और यह प्रक्रिया कंप्यूटर की कार्यप्रणाली से मिलती जुलती मानी जाती है। इसके कुछ मुख्य चरण होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है संवेदी स्मृति, पहली बार जानकारी लेना बहुत अल्प समय के लिए। सेकंड आपका लघुकालिक स्मृति आता है, जिसमें सीमित समय और स्थान आता है, जैसे फोन नंबर याद रखना। थर्ड आपका दीर्घकालिक स्मृति आता है, जिसमें स्थायी स्मृति जैसे स्कूल के अनुभव होता है। तो ये सिद्धांत बताता है कि ध्यान, अभ्यास, पुनरावृत्ति और संगठन जानकारी को दीर्घकालिक स्मृतियों में स्थानांतरित करने में मदद करते हैं। फोर्थ आपका जो आता है वो विकास एवं वृद्धि आता है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आता है। तो डेवलपमेंट देख लेते हैं, विकास देख लेते हैं, आपकी एक प्रकार की व्यापक प्रक्रिया है, जिसमें मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक क्षमताएं शामिल होती है। और ये आपका गुणात्मक परिवर्तन है, जैसे कि भाषा बोलना सीखना, नैतिक निर्णय लेना। सेकंड आपका वृद्धि आता है, तो ये आपका एक शारीरिक परिवर्तन है, जैसे कि लंबाई, वजन, मांसपेशियों का विकास। ये आपका मात्रात्मक होता है। इनके अंदर यही है कि जो वृद्धि है वो रुक जाती है, लेकिन जो विकास है वो आपका जीवन भर चलता रहता है। विकास में व्यक्तित्व, बुद्धि और भावनात्मक परिपक्वता शामिल होती है। अब हम आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चे देख लेते हैं। तो ये वे बच्चे होते हैं जिन्हें सामान्य बच्चों की तुलना में सीखने, सोचने, सामाजिक व्यवहार या शारीरिक गतिविधियों में विशेष सहयोग की आवश्यकता होती है। इसमें आपका आ सकता है जैसे कि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मानसिक रूप से मंद, ऑटिज्म, ADHD, सीखने की असक्षमता आदि। तो शिक्षा में क्या जरूरी होती है? एक आपका समावेशी शिक्षा, दूसरा आपका विशेष शिक्षण समस्या, सहयोगी, सहानुभूतिपूर्ण और लचीला वातावरण, साथ ही व्यक्तिगत शिक्षण योजना IEP, जिसका उद्देश्य यही है कि इन बच्चों को आत्मनिर्भर और समाज में सम्मान रूप से भाग लेने योग्य बनाना। तो ये मैंने आपको आंसर नंबर 10 भी बता दिया। तो ये मैंने आपको 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बता दिए जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये सिंगल वीडियो ये आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत होते हैं, क्योंकि इसमें आपका कंप्लीट टॉपिक्स, कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाता है। एंड अगर किसी स्टूडेंट को ये PDF या नोट्स चाहिए होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। PDF प्राइस ओनली आपका 30 रुपीज रहने वाला है, जो कि बहुत ही मामूली सा प्राइस है, कोई भी व्यू कर सकता है। स्टडी के लिए आप इतना तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। अदरवाइज अगर आपको PDF या नोट्स नहीं लेने हैं तो आप हमारे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, जो कि आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप एक बार फ्री कॉस्ट वाले वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, देन आप एक बार PDF या नोट्स ले लीजिएगा, आप उनसे रीड कर लीजिएगा, तो आपका कंप्लीट टॉपिक, कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकोगे। एंड अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट या क्वेरी होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हो। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा।
ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ गुड डे।